हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना योद्धा बैच, और अभी तक हमने टोटल 4 वीडियोस इसमें कंप्लीट कर चुकी है। आज अपनी कौन सी वीडियो? आज अपनी है फिफ्थ वीडियो। ठीक है, आज अपनी फिफ्थ वीडियो है। मतलब इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज को जैसे अभी तक कर रहे थे। ठीक है, आज हम लोग का फिफ्थ लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। और सुनो, अब इस संडे से हम लोग क्या करेंगे कि मॉक टेस्ट भी किया करेंगे। ठीक है ना? तो फटाफट आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज दी सत्रिया वन एक्ट प्ले कॉल्ड? इसमें से कौन सा एक एक्ट है जो कि सत्रिया के द्वारा प्ले किया जाता है? एक नाथ। ठीक है, इसका होगा देख अनक्य नाथ। ठीक है, अनक्य नाथ। देखो, सत्रिया पहली बात आती है कि है कहाँ से। तो सत्रिया जो है ये क्लासिकल डांस है, वो कहाँ का है? वो है अपना असम का। ठीक है, हाँ, सत्रिया के बारे में चलिए बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसके बाद हम लोग इनके कलाकार के बारे में देखेंगे कि इनके कलाकार असल में कौन कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले सत्रिया के बारे में। ठीक है, देखो, सत्रिया जो क्लासिकल डांस है, इसको 2000 वर्ष, मतलब 2000 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, जब 2000 ईयर्स से थे, इसको फिर तब एडिट किया गया था। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये है 500 वर्ष पुराना। सबसे पुराना कौन सा है जो मैंने आपको क्लासिकल डांस बनाया था, वो कौन सा? भरतनाट्यम था। ठीक है, और ये कितने साल पुराना है? ये है अपना 500 वर्ष पुराना। ठीक है, और जो इसमें भाषा बोली जाती है ना, जो इसमें भाषा बोली जाती है, वो ब्रजवाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, और इसके अंदर और क्या क्या चीज आती है ये देख लेते हैं। देखो, इसके अंदर और चीजें ये आएंगी कि जो इसकी जो कहानी है, ठीक है, वो किसके रिलेटेड है? वो है भगवान कृष्ण के रिलेटेड है। देखो, मैंने राधा कृष्ण के लिए आपको मणिपुर वाला बताया था। ठीक है, पर यह है सिर्फ कृष्ण भगवान जी के लिए। जब कोई कहानी पे रिलेटेड आएगा तो वो ये होगा। इसके जो कलाकार पुरुष में कौन थे? पुरुष में थे इनके भांगी, और फीमेल में कौन थी? वो थी समांगी। ठीक है, समांगी। तो एक ही जैसे नाम है, भांगी समांगी। ठीक है, ये ऐसी क्लासिकल डांस है, और ये क्लासिकल डांस कहाँ का है? अपना आसाम का है। ठीक है, तो होपफुली क्षत्रिय के बारे में आपको इतनी चीजें आप क्लियर हो गई होंगी कि 2000 मतलब 2000 ईयर जब, ठीक है, 2000 ईयर जब स्टार्ट हुआ था, तो इसको क्या किया गया था वहां पे? ऐड किया गया था। ठीक है, ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स? ठीक है, सार का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन, सॉरी, ये था कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, और अब बात आती है कि इसको कब कब ऐड किया गया था, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो, सार्स बेसिकली होता क्या है? सार्स के अंदर एक ऐसे रहता है कि हम एक प्रॉपर कम्युनिटी बनाते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अपनी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जो साउथ एशियन में आती हैं, वो एक दूसरे को कुछ हेल्प कर सके, चाहे वो फाइनेंशियली हो। ठीक है, चाहे जब उन्हें नीड पड़े, तब उस वक्त पे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो टोटल इसमें कितने 8 मेंबर्स हैं अभी। ठीक है, प्रेजेंट में 8 मेंबर्स हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, स्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है, और मैंने अभी टोटल आपको अध्यक्ष बताया। टोटल अभी कितने हैं? टोटल अभी इसके अंदर वो मेंबर्स कितने? 8 कंट्रीज मेंबर्स हैं। ठीक है, मेंबर्स कितने हैं अभी? 8 कंट्रीज हैं। ठीक है, जो सबसे पहले इसके, देखो, सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है, जो अध्यक्ष होते हैं, सबसे पहले कौन थे? देखो, चलो पहले ये बात कर लेते हैं। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? वो इसका काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू सभी को पता ही है। काठमांडू, काठमांडू कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, और जो इसके सबसे पहले जो अध्यक्ष थे, मतलब जो सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल वो कौन थे? वो थे अबुल रहमान। ठीक है, अबुल रहमान। और इंडिया से सबसे पहले कौन थे सेक्रेटरी जनरल? तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया से कौन थे? वो थे श्रीकांत शर्मा। ठीक है, श्रीकांत शर्मा। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि देखो अभी प्रेजेंट में कौन है। ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें, प्रेजेंट में कौन है इसके सेक्रेटरी जनरल। तो इसके सेक्रेटरी जनरल जो प्रेजेंट में है, वो है गुलाम गुलाम साहम। ठीक है, गुलाम साहम।
ये अभी प्रेजेंट में है। तो देखो मैंने अब आपको बताया कि सार्क की जो स्थापना होती है क्या होती है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 साउथ एशियन रीजन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। और टोटल मेंबर उसमें कौन से 8 है, उसमें इंडिया भी है, नेपाल भी है, भूटान भी होगा, ठीक है। ये है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की कौन सी मेंबर कंट्री नहीं है। देखो बी से क्या होती है, भूटान, ठीक है। आई से अगर मैं बात करूं तो आई से कौन सी होगी आपकी, इंडिया होगी। एम से होगी म्यांमार, ठीक है। नेपाल भी इसी में, ठीक है। इधर से आप नेपाल भी लिख सकते हो। नेपाल ठीक है, हाँ इधर रख सकते, ठीक है। तो इंडिया मैंने बता दिया आपको, नेपाल बता दिया, भूटान बता दिया, मालदीव्स नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर, तो कौन सी नहीं है, मालदीव्स नहीं है। अब मैं बीम स्टैक की स्टैब्लिशमेंट की बात करूँ, तो बीम स्टैक की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, वो हुई थी 6 जून 1997 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है ना वो है ढाका में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ढाका में। रुको रुको, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें छोड़ दी है। हाँ देखो यहाँ पे एक चीज और आप ऐड कर सकते हो, जो सार सार्क है ना, ठीक है। सार्स, उसकी जो यूनिवर्सिटी वो कहाँ पे है, ये आप मेरे को बता दीजिए पहले, ठीक है। और उसका फूड बैंक कहाँ पे, सार्क का फूड बैंक कहाँ पे। फूड बैंक तो सुन के आप भी वो चक्के रह जाओगे ऐसे तो, क्योंकि मैं खुद रह गया था तो मैंने इसके बारे में पढ़ा। तो देखो जो सार्क की यूनिवर्सिटी है वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और जो फूड बैंक है वो है पाकिस्तान में। भाई इनके पास खुद खाने को है नहीं तभी भी, पर इन्होंने खोल रखा अपने आप, ठीक है। तो सार्क का फूड बैंक कहाँ पे है, वो है पाकिस्तान में, ठीक है। ये दो चीजें रह गई थी, वो मैं अभी देखा। तो ठीक है, देखो जो भीम स्टैक होता है ना, तो ये क्या रहता है ना कि इसको, इसका मेन पर्पस क्या होता है इसको फॉलो करने का, पर्पस ऑफ फॉलोइंग भीम स्टैक। तो इसका पर्पस मेन ये रहता है ना कि एक प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड बनाया जाए अपने नेबरिंग कंट्रीज के द्वारा। अगर आप देखोगे तो भीम स्टैक्स में वही कंट्री हैं, जैसे अगर मैं ये इंडिया का मैप देखूं, ठीक है। इंडिया का ये मैप हो गया, तो इसमें देखो ये नेपाल हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया। तो इससे वही सब कंट्रीज जुड़ी हुई है ना, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू, जैसे कि जैसे अगर मेरे को कोई कॉमनी बांग्लादेश है, मतलब मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो बांग्लादेश से अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना हो, फिर यहाँ से यहाँ ट्रेड करना हो, तो इजीली ये लोग ट्रेड कर पाएंगे। हमें किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए बीमस्टेक की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ढाका में, ठीक है। इतनी बातें बीच में जानते हैं, क्योंकि मेन इसका यही था कि पर्पस क्या है इसको बनाने का मेन, कि एक प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। एक इकोनॉमिकल जो ज़्यादा कॉस्टली हमें चीज़ आएगी, अगर मैं साउथ, जैसे मैं अभी अमेरिका से कुछ सामानें खरीदूँ ट्रेड में, तो वो मेरे को ज़्यादा महंगी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं बीमस्टेक की कंट्री जो मेरी वो उसमें मेंबर्स हैं, अगर मैं उससे लूँ तो उसमें क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, वेल्थ टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स। तो वो कौन से होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो अब बात कर लेते हैं थोड़ा टैक्स के बारे में, ठीक है। पहले टैक्स के स्टार्ट करते हैं। तो टैक्स अपने हमेशा याद रखिएगा दो फॉर्म में होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं ना, डायरेक्ट टैक्स वो तरीके के टैक्स होते हैं जो कि डायरेक्टली आपकी इनकम को इफेक्ट करेंगे, डायरेक्टली इफेक्ट योर इनकम, डायरेक्टली इफेक्ट योर इनकम, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, जो इनडायरेक्टली आपकी इनकम को इफेक्ट करेंगे, जो वो चीजें लिखा वही है इधर पे, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूँ, देखो इसकी एग्जांपल्स कौन से होंगे, अगर आप हाउस टैक्स भरते हो, ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपकी इनकम को, ठीक है। और आपकी जो आपकी इनकम टैक्स हो गई, ठीक है, ये जो इनकम टैक्स है ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स हो गया आपका, इनकम टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स में वो तरीके के टैक्स आते हैं, जैसे जीएसटी हो गया। जीएसटी कैसे, जैसे मैं मान के चलो, अगर आप कोई भी एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आपने वहां पे 100 का पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है। और 100 के पिज्जा पे प्लस आपको 20% रुपीज और चार्ज करने पड़े, और यही 20 रुपीज आपके जीएसटी के फॉर्म में रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे इसको, ठीक है। ये काम बटन क्या पहुंच गए भाई, ठीक है। अब बात कर ले, देखो टैक्स की तो बात ये होगी। अब यहीं से टर्म निकल के आता है अपना जीएसटी वाला, ठीक है। अभी मैंने जीएसटी की जैसे बात की, जीएसटी के बारे में हम जान लेते हैं।
ठीक है, टैक्स के बारे में हम समझ गए। जीएसटी क्या होता है? देखो जीएसटी सबसे पहले कौन से कंट्री के द्वारा शुरू किया गया था? वो फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। ठीक है, और जो देखो जीएसटी के पहले पार्ट्स की बात करूं तो जीएसटी के टोटल होते हैं 4 पार्ट। ठीक है, जीएसटी के टोटल कितने पार्ट होते हैं? देखो आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, देखो इसका होता है, देखो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और फिर आता है अपना सीजीएसटी। ठीक है, ये 4 तरह के क्या होते हैं इसके सब डिवीजन होते हैं। देखो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये सब कैटेगरी है कि जीएसटी कितने में कितने फॉर्म में डिवाइड होता है? 4 फॉर्म में डिवाइड होता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और एचजीएसटी। ठीक है, और अगर मैं और जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी में टोटल कितने मेंबर्स हैं? अगर इसमें मैं टोटल मेंबर्स की बात करूं तो प्रेजेंट में अभी इसके टोटल कितने मेंबर? 33 मेंबर्स को इसका काउंसिल बैठती है, इसकी 33 मेंबर्स की। ठीक है, और जो अगर चलो इसके बारे में और बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें हाँ चलो अभी इतना ही इसमें रखो। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो जीएसटी के बारे में। आगे जीएसटी के बारे में मेरे को और आपको बातें बतानी थी, इसलिए मैं इसको अभी होल्ड किया। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द जीएसटी? ठीक है, जीएसटी के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? जीएसटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये सही बात है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ये होता है। ठीक है, बिल्कुल है। इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर द कैनेडियन ड्यूल सिस्टम, हमने कैनेडियन ड्यूल सिस्टम ही हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ये भी चीज है। देखो यहाँ से आप ये कर सकते हो कि अब अगर आपसे पूछे कि हम लोग जीएसटी में कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, हम लोग कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, तो हम लोग करते हैं कैनेडियन मॉडल फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है। सी एस जी एस टी कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्या बात कर दी? यही तो कलेक्ट होता है, यही तो मैंने अभी आपको बात बताई थी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट किया जाता है भाई। ठीक है, एचजीएसटी तो कलेक्ट किया जाएगा ना वहां पे स्टेट के द्वारा। देखो जीएसटी कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय द स्टेट, कैसे स्टेट के द्वारा नहीं किया जाएगा? क्योंकि एचजीएसटी तो स्टेट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, फ्रांस इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी, और कब हुआ था? 1954 में इन्होंने किया था। ठीक है, और जीएसटी के बारे में चलिए बात कर लेते हैं, सारा जीएसटी खत्म। ठीक है, देखो अगर जीएसटी के जैसे अभी हमने बात की, जीएसटी कब स्टार्ट हुआ था? 1 जुलाई जैसे 2017 में। बट इसके अगर आप इसकी अगर हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे ना तो इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है। अगर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले जो इसके द्वारा रखा गया था ना वो 2003 से 4 में रखा गया था, विजय खेलकर कमेटी के द्वारा। विजय खेलकर कमेटी के द्वारा, देखो 2003 और 4 में कब की बात है वो। ठीक है, फिर 2007 और 8 में ये थे, 2007 से मतलब 10 तक मान लो। फिर थे पी चिदम्बरम, जब वहां के वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, पी चिदम्बरम। ठीक है, उन्होंने फिर इसका प्रपोजल किया, पर ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उनके द्वारा क्या कर दिया जा रहा था? कैंसिल कर दिया जा रहा था। फिर एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी बनाई गई। ठीक है, इनफोर्स कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं, उसमें रिटायर्ड 2013 मतलब मान के चलो 2010 से 13 तक। ठीक है, इन पावर्ड कम्युनिटी के नाम उसको नाम से द्वारा गया। ठीक है, उसको बुलाया जाता था। उसमें ये हुआ था कि ना आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स के लोग आए, जैसे रिटायर्ड जो आईएएस आईपीएस उन सबसे इसकी सलाह ली गई थी, उन्होंने भी किया, पर रिसेंट गवर्नमेंट के द्वारा उसे भी मना कर दिया गया। फिर फाइनली 2014 और 15 और 16 में ये हुआ कि इसको फाइनली उस बिल को पास कर दिया गया था लोकसभा राज्यसभा में। फिर उसके बाद से वो प्रॉपर उसकी वो शुरू हुई। ठीक है, और जो इसका जो पहला प्रपोजल था ना, जो मतलब जब स्टार्टिंग होने वाली थी, ठीक है, वो रखा गया अपना 12 अप्रैल 2017 में। इसका पहला प्रपोजल मतलब रख दिया गया था कि मतलब इसको अब इम्प्लीमेंट करना है तो करना है। और फिर 1 जुलाई 2017 से इसको फाइनली क्या कर दिया गया? इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और जो इसके तब टाइम पे पीएम कौन थे? तब थे मोदी। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। अभी और मनमोहन सिंह वाले वो तो सब ये तो सभी को पता है। ठीक है, और जो इंडिया है ना, देखो अब इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ी बातें कर लेते हैं। जो इंडिया है, इंडिया कौन सी कंट्री बनी थी इसको ये लागू करने वाली? तो वो हम बने थे 161 कंट्री। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेट था वो कौन सा था इसमें? स्टेट जो फर्स्ट जिसने इम्प्लीमेंट किया था वो था अपना असम। ठीक है, लास्ट हरियाणा। ठीक है, और जो एस जीएसटी इम्प्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट आप मेरे को बता दीजिए, तो वो था अपना तेलंगाना। तेलंगाना था। ठीक है, तो होपफुली आपको इतनी चीजें सब देखो अभी ऑलमोस्ट हमने और जीएसटी के बारे में जो भी थोड़ी सी चीजें बचेंगी उसको क्लियर कर देंगे।
जीएसटी के बारे में ऑलमोस्ट सब चीजें पढ़ ली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि, एक सेकंड पेन चेंज कर ली। The Constitution is a silent about which one of the following DPSPs। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, ये कौन से आर्टिकल में रहता है, पहले ये मेरे को बता दीजिए आप, तो रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 56 से 51। मैंने आपको कुछ इसमें इसमें कुछ मैंने आपको आर्टिकल बताया था। आर्टिकल 43 तक मैंने बताया था आपको, राइट टू एजुकेशन वाला, जो राइट टू सेफ्टी सिक्योरिटी आर्टिकल नंबर 40 थी, जो वर्कर्स को आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर जो 39 का ए था, वो फ्री लीगल एड वाला था। फ्री लीगल एड देखिए, जैसे ये है, तो ये क्या है अपना फ्री लीगल एड, आर्टिकल नंबर 39 के ए सब पार्ट में, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल एंड एजुकेशन आर्टिकल नंबर 45 में इसको बताया गया है, ठीक है। फ्री लिविंग वेज आर्टिकल नंबर 43 में बताया गया है। तो ये सब तो बताया गया है, पर एडल्ट एजुकेशन के बारे में नहीं हमें बताया गया, ठीक है। तो ये साइलेंट फीचर है, ठीक है। अब ये हमने कितने आर्टिकल की बात कर ली थी? आर्टिकल नंबर हमने 43 तक बात कर ली थी। आज करते हैं आर्टिकल नंबर 44। आप मेरे को बता दीजिए ना। आर्टिकल नंबर 45 पर कर लेते हैं बात। आर्टिकल नंबर 46 पे कर लेते हैं, 47 पे कर लेते हैं, 48 पे कर लेते हैं, और 49 पे कर लेते हैं, और 50 पे भी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो आर्टिकल नंबर पहले कौन से स्टार्ट करें? हम करते हैं इससे, ठीक है। तो जो सबसे पहला आता है वो आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि अगर देखो आपको दो पनिशमेंट्स है, ठीक है। अगर मान के चलो आपने कोई चोरी की, ठीक है। जब आप चोरी करोगे तो आपको एक पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। एक है हिंदू और एक है मुस्लिम, ठीक है, मान के चलो ऐसे। तो जो दोनों को पनिशमेंट मिलेगी वो सेम पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक को 3 साल की सजा मिल रही है और एक को 5 साल की सजा मिल रही है, ऐसा नहीं होगा। जो अगर आपने चोरी की है, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस हिसाब से पनिशमेंट लिखी होगी, उस हिसाब से। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड थोड़ा सा वो है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए मैं ये आपको समझा रहा हूँ। बाकी बस हम लोग इसमें आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। और इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम जानेंगे, फिर इसके अलावा हम इसमें बात कर लेते हैं। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। फिर अपना आर्टिकल नंबर 45 में आता है कि 0 से 6 ईयर तक बच्चों को क्या एजुकेशन प्रोवाइड करना है, एजुकेशन, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि हमें जो एससी और एसटी के, जो उनके उनके अधिकार के लिए भी काम करना है, क्योंकि उन्हें पहले स्टार्टिंग में ऐसा था कि उन्हें वो सब चीज़ें जो प्राप्त करना चाहते थे वो नहीं मिल पाई। जो बेसिक फैसिलिटीज थी वो उनके द्वारा क्या हुई थी, फुलफिल नहीं की गई थी। तो इसके द्वारा हम ये कर देंगे, ठीक है। 47 में था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके चलना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। और इसमें 48 में ये था कि जो भी आपको कोई भी काव और इन सबको मारना नहीं है। जैसे काव हो गया आपका, ठीक है, बेफेलोस हो गया, तो हम इसको सेल्टर नहीं कर सकते। सेल्टर मतलब कि हम इन्हें मार नहीं सकते, ठीक है, ये मना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 49 है, वो होता है कि हमें अपने मोनूमेंट्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। मोनूमेंट्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 50। इसमें बताता है कि जुडिशरी कैसे अलग है, जुडिशरी सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इतनी बात समझ गए, ठीक। अब आता है आर्टिकल नंबर 51 के बारे में बात करने की। आर्टिकल नंबर 51 क्या बोलता है? देखो, आर्टिकल नंबर 51 से ऐसे तो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल नंबर 51 का ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन द इफेक्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन वाज बीन प्रीवियसली आस्क्ड। सीजीएल में जो हमें बताई गई थी कि यही तक असल में क्वेश्चन था, इफेक्टिव कब से हुआ। हाँ, मैं वो पढ़ने लगे था, ठीक है। ये अभी रिसेंटली इस क्वेश्चन में आया था। तो कब हुआ था? वो हुआ था 3 जनवरी 1974 में। देखो, आर्टिकल नंबर 51 के बारे में अब बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 51 वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 51 ये जल्दी जनरली टीचर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। पर अब क्वेश्चन इन्हीं में से आना शुरू हो चुके हैं। देखो, ए से हम कैसे याद रखें? एंथम। तो हमें जो अपना नेशनल फ्लैग है ना, जो अपना नेशनल फ्लैग है, उसे हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। नेशनल फ्लैग हो गया, ठीक है। कि कभी भी जैसे अपना ये देखोगे ना, जैसे अपना ये फ्लैग है, ठीक है, तो वो कभी भी क्या धरती पे मतलब धरती मतलब ये बोल रहा हूँ कि जमीन पे वो टच नहीं करना चाहिए, हमेशा वो कहाँ हवा में रहना चाहिए, ठीक है। ये अपना फ्लैग हो गया, ठीक है। बी से क्या रखोगे? देखो, बी से कैसे आप याद रख सकते हो? बापू। तो बापू से हम कैसे याद रखें? बापू उन्होंने बोला था कि हमें हमेशा इंस्पायर्ड होना चाहिए, ठीक है। और हमें उन्हीं के राह को फॉलो करना चाहिए। किनके राह को हमें फॉलो करना चाहिए? जो कि अपने फ्रीडम फाइटर्स थे, जो अपने फ्रीडम फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स के राह को फॉलो करना चाहिए, ठीक है।
फिर आता है सी। सी में तीन चीजें आपको याद रखनी है, सॉलिडिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। इंट्री इंटीग्रिटी, ठीक है, ये तीन चीजें हमें फॉलो करते हैं। डी से क्या आएगा, देखो डी से क्या होगा, डिफेंड। डी से क्या होगा, डिफेंड। तो हमें डिफेंड करना है, किसको करना है, हमें डिफेंड करना है अपनी कंट्रीज को फ्रॉम आउटसाइड, अलग वाली कंट्री, जो कि हमें अपनी कंट्री को बचाना है ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस पे। ठीक है, ई से क्या रहेगा कि हमें इक्वालिटी बना के रखनी है, मतलब ब्रदरहुड जमा के रखना है, ब्रदरहुड मेंटेन करना है, ब्रदरहुड ऐसे लिख सकते हो, बस आपको ब्रदर ऐसे थोड़ा थोड़ा बस याद करके चलिए आप, ठीक है। एफ में ये रहेगा कि जो कि हमें प्रॉपर एक हारमोनी बना के चलनी है, ठीक है, हारमोनी बना के चलनी है। ई हो गया। जी से क्या होगा, ग्रीनरी, ग्रीनरी हमें प्रोटेक्ट करना है अपने फॉरेस्ट को, ट्रीज को, प्लांट्स को, जो भी हो गए, ठीक, लेक्स को हो गया, ठीक है। ई, एफ जी एच, देखो एच से क्या रहता है कि हमें ह्यूमनिज्म को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ह्यूमनिज्म। और एन से क्या होगा कि हमें नो टेरर, ठीक है, नो टेरर मतलब कि हमें कोई भी टेररिज्म को फॉलो, हमें कोई भी जैसे प्रोटेक्ट करना है कि हम कैसे बाहर मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके, और हमें कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है ना। बस इतनी चीजें आपको, देखो ये ऐसे करके याद रखोगे, एकदम इजीली याद हो जाएगा, ठीक। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन शेयर्स इज बाउंड्री विद द बांग्लादेश, कितनी करती हैं, तो वो करती है 5। कौन सी करती हैं, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको नाम बताऊं, तो सबसे पहले जो करेगी वो करेगी अपना, इधर से अगर मैं स्टार्ट करें तो वो करेगी वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अपना मिजोरम हो गया और मणिपुर हो गया, ठीक है, वो हो गया, ठीक। इतनी चीजें हो गई। अगर मैं आपसे आपसे बात करूं कि कुछ और स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिससे हम अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, सारा ये टॉपिक ही खत्म कर देते हैं। अगर मैं म्यांमार से बात करता हूँ, ठीक है, म्यांमार से बात करता हूँ, तो म्यांमार से कौन सी होगी, वो होगी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। मैं ये हो गया, ये कहाँ का हो गया, अपना म्यांमार का हो गया। फिर अपनी बात आती है भूटान की, तो भूटान में कौन सी कंट्रीज, भूटान से कौन सी कंट्रीज लगती हैं, तो आपको बस इसमें ये ट्रिक याद रखना है, ओसवा। अरे यार अपने आप से ही बना दिया हूँ, ठीक है, तो ऐसे कुछ इसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सी करेंगे, अपनी असम करेगी, ठीक है, अपनी सिक्किम करेगी, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अगर मैं उसकी बात करूँ अब आपसे, पाकिस्तान से हमें कौन सी कंट्रीज अपनी क्या करेंगी, बॉर्डरिंग करेंगी, तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे ऊपर पहले लद्दाख आ जाएगा, ठीक है। फिर अपना जे एंड के आ जाएगा, फिर अपना लद्दाख हो गया, जे एंड के हो गया, फिर अपना पंजाब हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर अपना गुजरात हो गया, और बस अब चाइना का बचा है। चाइना का मैं थोड़ा डिटेल में जब मैं आपको हिल्स वाला पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पे आपको इसका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अर्ली वैदिक इकोनॉमी वॉज बीन प्रीवियसली बेस्ड ऑन किस पे थी, तो वो थी प्रेस्टॉल पे, ठीक है, प्रेस्टॉल पे। देखो अब अर्ली वैदिक एज और एक आती है लेटर वैदिक एज, ठीक है, दो तरीके की एजेस हमें देखने को मिलती है। एक अर्ली वैदिक एज आती है, देखो अर्ली वैदिक एज की बात करूं तो अर्ली वैदिक एज थी वो 1500 से देखो पहले तो पूरी वैदिक एज ही कब से थी, 1500 से लेकर 600 बीसी तक थी, ठीक है। 1500 से अगर मैं 1000 तक की बात करूं, 1000 बीसी तक की बात करूं, तो उसमें कौन सी देखो तीन चीजें थी मेन वहां पे, ठीक है। कौन सी तीन चीजें हम देखते थे वहां पे, देखते थे, एक सभा, समिति और वेदांता, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ प्रिविलेज लोग थे, ठीक है, ये ग्रुप, ये कम्युनिटी ऑफ प्रिविलेज लोग थे, कम्युनिटी ऑफ प्रिविलेज, कमिटी ऑफ प्रिविलेज थे। और ये कौन से थे, ये थे अपने कमिटी ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। और जो पर जो ये वाला पीरियड था ना, ये इस पीरियड में ये था कि एक प्रॉपर, मतलब इसमें कंडीशन थी कि अच्छी खासी कंडीशन थी, क्योंकि इसमें जो समिति थी ना और सभा थी, इसमें गर्ल्स को, मतलब गर्ल्स और लेडीज को अलाउड था कि वो लोग भी आकर वहां पे बैठ सकती हैं। पर जैसे ही अपना अर्ली लेटर वैदिक एज आया, ठीक है, लेटर वैदिक एज कब से, 1000 से लेकर 600 बीसी तक, तो इसमें थोड़ी सी देखो, इसमें ये तीनों चीज तो फॉलो हुई, ठीक है। पर जो इसमें डोमिनेशन दिखाया गया, वो डोमिनेशन दिखाया गया अपने ब्राह्मण्स के द्वारा,
ठीक है। और इसमें ये हुआ ना कि हमें जो इसमें जो ये लेडीज ने इसमें सभा में बैठने का अलाउड नहीं दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रूलर्स ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। देखो हमने तुगलक दिल्ली सल्तनत में सब खत्म होने की कगार पे, तो ये कौन सा फेज है, ये नहीं, ये तो बाद में आए थे, ये नहीं हो सकता। मोहम्मद बिन तुगलक ये नहीं होगा पहले में, ठीक है, क्योंकि ये तो उसके बाद आए थे। गुरसिंह तुगलक देखो ये बाद में आए थे, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर सी। देखो एलिमिनेशन अगर आपको पता रहेगा ना तो आप इजीली कर लोगे क्वेश्चन को। देखो इनका मैं टाइम पीरियड यहीं पे बता देता हूँ, इनके सामने आपको ये ऐसे याद रहेगा ना। तो देखो जो गुरसिंह तुगलक थे इनका था 1325 से लेकर, सॉरी 1320 से लेकर 1330 1325 तक, ठीक है। इनका था 1325 से लेकर 1351 तक, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड था 1351 से लेकर 1388 तक था इनका टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये कुछ थे जो इनका टाइम पीरियड थे जो आपको याद रखने, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जो ये फिरोज बिन तुगलक थे, इन्होंने कुतुब मीनार की जो चौथी पांचवी वाली स्टोरी थी ना वो इन्होंने बनाई थी। ऐसे कुतुब मीनार की कितनी 73 डिस्टेंस है, और सबसे पहले जो इसको स्टार्ट किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसने उन्होंने 3 मंजिला बनाई थी। उसके बाद चौथी बनाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, और पांचवी अपनी इन्हीं के द्वारा जिसको बोल सकते हैं आप रिनोवेट की गई थी। वो नेक्स्ट 2 पार्ट्स में थी। जो फिरोज बिन तुगलक थी, फिरोज बिन तुगलक का ये पार्ट था कि इनका जो इनके टाइम पे था जो अपना इरिगेशन सिस्टम, देखो मैंने सब चीजें वहीं पे मोस्टली बता दी है, वो उसको आप नोट कर लें, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। तो होते हैं प्लास्टिक, और प्लास्टिक को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है क्रोलोप्लास्ट, एक होता है लियोप्लास्ट। लियोप्लास्ट क्या करता है, अपने स्टोर करता है फैट्स को, स्टेन और ऑयली थिंग्स को, और ये अपने जेली लाइक होता है, ठीक है। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट ये होता है कि ये जो अपने फोटोसिंथेसिस को थ्रू अपना, और क्रोमोप्लास्ट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑर्गन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेक्स डिटर्मिनेशन। कौन से होता है, ऑटोसम्स होते हैं, ठीक है। और क्रोमोजोम्स की बात करूँ तो अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम्स मिले तो मेल का बनाएंगे, एक्स वाई मिले तो वो कौन सा बनाएंगे, फीमेल्स का बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कौन सा करा जाए, ओनली एक्सेलरेशन, ओनली, फिर वो कौन से होते हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म से देखो वो होते हैं यूनिफॉर्म के, ठीक है। यूनिफॉर्म में कौन से होते हैं कि जब इक्वल नंबर ऑफ डिस्टेंस कवर आउट किया जाता है इक्वल नंबर ऑफ टाइम में, तो होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, इसमें 2 टर्म्स देखने को मिलते हैं हमें। पहला आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसमें पहला आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब मान के चलो कि अगर आप इस प्लेस में और आप यहाँ पे जा रहे हैं, तो इस प्लेस से लेकर इस प्लेस में जो ये शॉर्टेज डिस्टेंस कवर आउट होती है ना, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो डिस्टेंस क्या होती है, जो इसमें 2 टर्म देखने को हमें मिलते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन बॉडी। अगर मैं यहाँ से घूम के इस, जैसे ये मेरा मान के चलो ऑफिस है, ठीक है, और ये मेरा स्कूल है, अरे स्कूल है मतलब होम मान लो यार, ठीक है, होम है। तो अगर तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हो, अगर ये तुम पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस विच बीन ट्रेवल बाय एन बॉडी थ्रू आउट दी जर्नी, ठीक है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी का मतलब ही ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट लगा, और आपका उसके नीचे में अपॉन में टाइम कितना लगा, इसी को हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज बीन रिटन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। तो वो माइक टाइसन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। केवन पीटरसन की बात करूँ तो इनकी थी क्रॉसिंग, क्रॉसिंग द बाउंड्री, क्रॉसिंग द बाउंड्री, ठीक है। और मोहम्मद अली की बटरफ्लाई थी मेडियोन स्टैंडिंग ऑन माई ग्राउंड, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन माई ग्राउंड, ठीक है। तो आज के लिए इतनी रखते वीडियो, ठीक है। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसका पूरा और कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है।